विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स में व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे पास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक सवाल या एक डेरिवेशन 100% पेपर में आना निश्चित है यूपी बोर्ड के। तो आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में। तो ध्यान दो, इसमें व्यतिकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियरेंस। तो व्यतिकरण की जो घटना हमारे पास है ये प्रकाश तरंगों में और ध्वनि तरंगों में होती है। किसमें होती है? ध्वनि तरंगों में। तो यहाँ तरंगों में हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? तरंगों। तो सबसे पहले हमारे पास है तरंगों में व्यतिकरण। अब ध्यान दो, व्यतिकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस मतलब होता है दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना। क्या करना? इंटरफियरेंस में मतलब क्या हो? दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना इंटरफियरेंस कहलाता है, मिलना। ठीक है ना ये? तो यहाँ हमारे पास हम तरंगों व्यतिकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तरंगों व्यतिकरण। जो क्या होंगे? प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग हमारे पास होंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे। तो अध्यारोपित होने से क्या होगा? अध्यारोपित होने से हमारे पास कहीं तीव्रता जो होगी वो अधिकतम हो जाएगी और कहीं तीव्रता हमारे पास न्यूनतम हो जाएगी। जैसे हमारे पास है, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस जीवन में रहते हैं, तो इसमें क्या होगा? जैसे हम कुछ लोगों से हमारी दोस्ती अच्छी प्रकार से हो जाती है और कुछ लोगों से हमारी दुश्मनी हो जाती है। मतलब कहीं से किसी से हमारा मिलाप अधिक हो जाता है और किसी से हमारी दुश्मनी मतलब मिलाप कम हो पाता है उसमें। तो इसी प्रकार से हमारे पास व्यतिकरण हमारी की घटना है। तो व्यतिकरण क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ध्यान दो, इसमें व्यतिकरण इंटरफियरेंस है। अब दोस्तों, जब समान आवृत्ति की, कैसे? मतलब जब समान आवृत्ति और आयाम लगभग बराबर हो और तरंग दैर्ध्य हमारे पास लगभग बराबर हो, तो इन तरंगों का में व्यतिकरण घटना होती है। तो व्यतिकरण की घटना हमारे पास किसमें होती है? जब आवृत्ति हमारे पास समान अर्थात लगभग समान होनी चाहिए और आयाम जो हमारे पास है तो लगभग बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास तरंग दैर्ध्य के लिए है। तो अगर ऐसा है हमारे पास में है तो व्यतिकरण घटना उसमें होगी। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है हम आपको अगली वीडियो बताएंगे। तो यहाँ हम केवल पढ़ना हमें व्यतिकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? व्यतिकरण के बारे में। तो ध्यान दो, सब व्यतिकरण की परिभाषा मतलब अध्यारोपण। तो व्यतिकरण क्या होता है? मतलब जब समान आवृत्ति की या जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। अब जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां संपोषी व्यतिकरण होता है और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है तो वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। मतलब व्यतिकरण हमारे पास दो, एक हमारे पास है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा हमारे पास होता है विनाशी व्यतिकरण। तो एक बार हम व्यतिकरण के बारे में फिर से जानेंगे। तो ध्यान दो, उसमें जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां संपोषी व्यतिकरण होता है और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है तो वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। तो ये हमारे पास हो गया व्यतिकरण के बारे में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? व्यतिकरण के लिए व्यंजक का सत्यापन करेंगे। किसका सत्यापन करेंगे? व्यंजक। तो अगला हमारे पास हेडिंग आती है व्यतिकरण के लिए व्यंजक। व्यतिकरण के लिए व्यंजक। व्यतिकरण के लिए व्यंजक। हाँ, तो ध्यान दो, उसमें व्यतिकरण के लिए व्यंजक। अब जो हमारे पास तरंगे हैं या जो प्रकाश तरंगे हैं इनमें जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है। क्या होती है? सरल आवर्त गति। और हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा टी, जहां y हमारे पास विस्थापन है, a आयाम हमारे पास है, t समय है, ओमेगा हमारे पास कोणीय चाल है। कौन चाल है? कोणीय चाल। तो ध्यान दो, उसमें व्यतिकरण के लिए व्यंजक के लिए तो हम मान लेते हैं कि माना समान आवृत्ति की दो तरंगें
जिनके आयाम क्रमशः क्या है a1 और a2 है और t समय पश्चात इनके विस्थापन क्या है y1 और y2 है और इनकी कला में कलांतर कितना हमारे पास है फाई का है। तो हम क्या मानेंगे इसमें, माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनके आयाम a1 व a2 हैं अध्यारोपित होती हैं, t समय पश्चात इनके विस्थापन y1 और y2 है तथा कलांतर फाई, मतलब इनकी कला में फाई का अंतर है। तो ध्यान दो से तरंग के समीकरण क्या हो जाएंगे। सब पहली तरंग के समीकरण होगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t और दूसरी तरंग का समीकरण हमारे पास होगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहां फाई हमारे पास क्या है कला का अंतर, मतलब कलांतर हमारे पास है। अब ये तरंगें क्या होती हैं, माध्यम में अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ तरंग में कि क्या होता है, मतलब जब समान आवृत्ति दो या दो से अधिक तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी विस्थापन होता है वो उनके अलग अलग विस्थापन के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अध्यारोपण सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2, मतलब परिणामी तरंग प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दो इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, ये y बराबर y1 प्लस y2 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो विस्थापन y1 y2 इनके मान रखेंगे। अब हमें परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर y1 का मान हमारे पास है a1 साइन ओमेगा t, y2 का जो मान हमारे पास है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का सूत्र खोल लेंगे। किस सूत्र खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या रहा साइन ओमेगा t प्लस फाई, मतलब परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त करना है। तो परिणामी तरंग के समीकरण का जो रूप होगा वो इसी रूप का होगा, y बराबर a साइन ओमेगा t। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन a प्लस बी का सूत्र खोलेंगे, अर्थात ओमेगा t प्लस फाई का सूत्र खोलेंगे। तो त्रिकोणमिति हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। क्या होता है, कॉस a इंटू साइन बी। यहां पर हमारे पास a का मान ओमेगा t है, b का मान कितना है फाई। तो ये आ जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, इसका सूत्र खोलेंगे तो साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त करना है तो साइन a प्लस बी के सूत्र हम इसे फिर बनाएंगे। तो साइन a प्लस बी के सूत्र में दो पद हमारे पास होते हैं, कितने पद होते हैं, दो। इसमें हमारे पास एक दो तीन पद प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं, तीन। तो उसको दो पदों में चेंज करेंगे, दो साइन ओमेगा टी हमारे पास ये दिया गया है, साइन ओमेगा टी दिया गया है। तो साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या बचेगा, a1 बचेगा और a2 cos फाई बचेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल a1 प्लस a2 cos फाई इंटू साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया है, तो साइन ओमेगा टी प्लस कितना हमारे पास बचा, अब साइन ओमेगा टी था, अब कॉस ओमेगा टी बाहर कर लो उसमें, तो a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, ये रूप हमारे पास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा नहीं ये। तो ये हमारे पास, अब देखो इसमें परिणामी तरंग का समीकरण बनाना है तो हमारे पास में एक परिणामी आयाम भी होगा, क्या होगा, परिणामी हमारे पास आयाम भी होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमारे पास है a1 प्लस a2 cos फाई आ रहा, a2 साइन फाई आ रहा, तो a1 प्लस a2 cos फाई को हम मान लेंगे परिणामी के रूप में। तो परिणामी आयाम a, तो इसमें हमारे पास cos आ रहा, क्षैतिज के लिए क्या आता है, cos। तो हम मानेंगे इसमें a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos थीटा।
और A2 sin फाई बराबर A sin थीटा। तो ये हमसे मान लेंगे हम। तो ध्यान दो कितना आ जाएगा ये हम मानेंगे इसमें। तो ये आ जाएगा माना A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर A कॉस थीटा। फिर इसके बाद A2 साइन फाई इक्वल A साइन थीटा। तो A2 साइन फाई इक्वल आ जाएगा A साइन थीटा। तो इस आवश्यकता पड़ने पर समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं इसे हम। अब इस मानों को हम क्या करेंगे, जो दिए गए परिणामी तरंग का समीकरण दिया गया था इसमें रखेंगे हम। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा y इक्वल, इसके स्थान पर रख सकते हैं हम a cos थीटा इंटू क्या है साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई के स्थान पर a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये। अब दोस्त में हमारे पास a और a परिणामी आयाम है तो a को हम कॉमन ले लेंगे, इसे हम क्रम से लिखेंगे। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो देख फिर सूत्र बन गया साइन a प्लस b का। तो ये आ जाएगा y इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यह परिणामी तरंग का समीकरण है। यह परिणामी तरंग का समीकरण है। क्या है यह परिणामी तरंग का समीकरण हमारे पास है। अब ध्यान दो इसमें हमारे पास यह परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें तरंग की तीव्रता के पद में चयन करना है, क्यों अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता होती है। तो तीव्रता के सूत्र में आयाम का वर्ग होता है। क्या होता है आयाम का वर्ग हमारे पास होता है। तो यहाँ आयाम हमारे पास A1 A2 है, परिणामी आयाम A दिया गया है। कॉस थीटा साइन थीटा कोण को हमने अपने मन से माना है। तो थीटा कोण का हम क्या करेंगे विलोपन करेंगे। क्या करेंगे थीटा कोण का विलोपन करेंगे। तो थीटा कोण का विलोपन करने के लिए हमारे पास कॉस थीटा दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, तो उनको वर्ग करके हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो कितना हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, दो पदों के होल स्क्वायर से। तो पहले पद का स्क्वायर a1 स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा इसमें। अब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद बराबर इसमें हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब दो हमारे पास है A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। तो सही कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई है, A2 स्क्वायर दोनों कॉमन दिया गया तो A2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। कितना हमारे पास आ जाएगा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इतना हो गया। शेष क्या बचा हमारे पास है 2A1 A2 कॉस फाई बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा ये a स्क्वायर। अब इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 है तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसका मान 1 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इक्वल कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना परिणामी आयाम। तो इस समीकरण हमारे पास क्या हो गया a स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये हमारे पास परिणामी आयाम का सूत्र बन गया।
या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a इक्वल अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। तो ये हमारे पास परिणामी आयाम का सूत्र हो गया ये। अब तो परिभाषा में हमारे पास क्या था, तीव्रता, और हमने पढ़ा हुआ है जो तरंग की तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती, तो I बराबर k a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें तरंग की तीव्रता का मतलब सूत्र बनाना है, तो सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों इस समीकरण 3 तक होगा, दिए इस समीकरण नंबर कौन सा है 4, तो दोनों पक्षों में हम k से गुणा करेंगे। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में k से गुणा, तो k से गुणा करेंगे तो हमारे पास तो यह आ जाएगा k a स्क्वायर इक्वल k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर 2k a1 a2 cos फाई, इतना हो जाएगा ये। अब ये हमारे पास है तरंग की तीव्रता बनाना है। अगर हम दो तरंग के लिए आते हैं तो पहली तरंग के लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा k a1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर बराबर निकाले तो k a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे k a1 स्क्वायर के स्थान पर I1, k a2 स्क्वायर के स्थान पर I2 और k a के स्थान पर क्या आ जाए परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता I इक्वल I1 प्लस I2, और ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट के a1 अंडर रूट के a2 इंटू cos फाई। अब अगर हम इसी का वर्गमूल लें तो अंडर रूट I1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट के a1, इसके स्थान क्या आ जाएगा अंडर रूट I2 इक्वल अंडर रूट के a2, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर ये मान रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 cos फाई। तो ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए समीकरण हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या I इक्वल अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाई। तो ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। आज के लिए इतनी पर्याप्त है, शेष अगली वीडियो हम मिलेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के साथ। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.